गाइस लाइक्स और कमेंट्स पूरा डाउन चल रहा है, इसलिए बढ़ा दो वरना ये स्टोरी बहुत धीमे धीमे आएगी। चैप्टर 1। बात करते करते आभा और उसका ग्रुप स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। आभा को आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कुकू पहले ही दौड़ कर गया और अपने एक पंजे से दरवाजा धकेलकर खोल दिया। जो औरत उन्हें वहां तक लाई थी वो अभी भी कुकू के धक्के से हिली हुई थी। ये भेड़िया था भाई। सिर्फ आभा जैसी औरत ही ऐसा पेट रखने की हिम्मत कर सकती थी। कुकू ने दरवाजा खोला और आभा की नजर तुरंत कमरे के आखिरी कोने तक गई। कमरा खाली था। छोटा सा स्टोर रूम बेहद साधारण था। अंदर बस लकड़ी के तख्तों से बना एक बिस्तर था और कुछ नहीं। बिस्तर पर एक पर्दा चादर की तरह बिछा था, न कंबल था न तकिया। जैसे ही आभा जाने को हुई, कुकू ने अचानक उस बिस्तर के नीचे से कुछ निकाला और आभा के पास ले आया। ये एक फोटो थी, आभा और उसकी माँ की, जब आभा छोटी थी। फोटो में आभा और उसकी माँ के चेहरे और शरीर पर चाकू से अनगिनत छेद किए गए थे। अगर आभा खुद न होती शायद कोई नहीं पहचान पाता कि फोटो में कौन है। इस फोटो से आभा को और यकीन हो गया कि यहाँ रहने वाली औरत सचमुच त्रिशा थी। त्रिशा उससे नफरत करती थी और उसी तरह आभा का भी त्रिशा को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ऊपरी मंजिल को अच्छे से तलाशने के बाद भी त्रिशा का कोई निशान नहीं मिला। आभा और वेदांत पिछले फ्लोर पर लौट आए। जैसे ही कुकू इस फ्लोर पर पहुंचा वो मोनिका की तरफ दौड़ा। मोनिका अभी अभी कुकू से डरकर जमीन पर गिरी थी। अब कुकू फिर से उसकी तरफ दौड़ रहा था तो उसने सहज रूप से छुपने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़े लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। पलक झपकते ही कुकू उसके सामने कूदा और जोर से गुर्राया। अगर पहले कुकू का उसके सामने कूदना इत्तेफाक था तो अब नहीं था। आभा मोनिका के पास गई और बोली, त्रिशा कहाँ है? मोनिका ने सिर झुकाया, बहुत डरी हुई लग रही थी। मुझे नहीं पता, मैं किसी त्रिशा को नहीं जानती। ठीक है, तो मैं सवाल बदल देती हूँ। वो बूढ़ी औरत जो संजीव के लिए खाना बनाती थी, वो कहाँ गई? मोनिका ने फिर सिर हिलाया। हमारा कोई खास रिश्ता नहीं, मुझे नहीं पता। वो कहाँ है? कोई खास रिश्ता नहीं? आभा ने मोनिका को ठंडी नजर से देखा और बोली, कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुम पर उसकी महक क्यों है? मोनिका का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने सिर झुकाए रखा और बोली, वो खाना बनाती है और हम भी खाते हैं। खाने की महक आना तो नॉर्मल है ना? लगता है वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी। तुम कुकू के टुकड़े टुकड़े होने का रिस्क लेकर भी उसे छुपा रही हो। हम सब यहाँ बस एक साथ रहने वाले बेचारे लोग हैं और कुछ नहीं। अगर तुम जिद करती हो कि मेरा उससे कोई कनेक्शन है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आभा ने तरुण की तरफ देखा। तरुण को आभा की नजर से थोड़ा गिल्ट फील हुआ। उसने आभा के सामने मोनिका की तारीफ की थी, कहा था कि वो बाकी गांव वालों से अलग है। आभा ने सिर झुकाकर कुकू का सिर सहलाया। उसकी आवाज नरम थी। तुमने बहुत दिन से ताजा मांस नहीं खाया न? आज मैं तुम्हें पेट भरने देती हूँ। बस इसे सांस लेने देना, बाकी शरीर का कोई भी हिस्सा खा सकते हो। सबसे क्रूर बातें सबसे नरम लहजे में कहना। ये थी आभा। ये सुनकर मोनिका के होंठ डर से कांपने लगे। जाओ। आभा ने कुकू के सिर पर थपथपाया। मोनिका को लगा जैसे कोई भारी चीज उस पर गिरी और वो जमीन पर जा गिरी। फिर वो भारी चीज यानी कुकू ने अपने दो अगले पंजों से उसे दबा लिया और उसकी जांग काटने ही वाला था। मोनिका कुकू के झपटते ही डर गई और तुरंत गिड़गिड़ाने लगी, मुझे मत काटो, मैं बता देती हूँ। उसका और त्रिशा का रिश्ता वाकई करीबी था। उनके पास एक कॉमन दुश्मन था तो उन्होंने जल्दी ही गठजोड़ बना लिया। त्रिशा संजीव के लिए खाना बनाने की जिम्मेदार थी और चुपके से मोनिका को थोड़ा खाना दे देती थी। मोनिका उसकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार थी, इसलिए आभा के आने की खबर मिलते ही उसने त्रिशा को भागने में मदद की। टाइम कम था तो वो बस अस्थायी तौर पर छुप सकी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुकू फिर भी सुराग ढूंढ लेगा। अगर वो कर सकती तो वो नमकहराम नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वो भेड़िए के टुकड़े टुकड़े होने से भी डरती थी। उसे दर्द से डर था, मौत से डर था और आभा से भी डर था। आभा ने आवाज दी और कुकू 2 बार गुर्राकर आभा के पास लौट आया। मोनिका जमीन से उठी जहां उसने डर के मारे पेशाब कर दिया था। वो डर से पेशाब कर बैठी थी। मेरा सब्र लिमिटेड है, आभा बोली। मोनिका ने निगलते हुए अपने डरे और घबराए दिल को शांत किया और बोली, वो पीछे की खिड़की से चढ़कर भाग गई। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। वो खिड़की? हमें वहां ले चलो। मोनिका हिली नहीं, लेकिन कुकू ने एक हल्का सा गुर्राया और वो तुरंत जमीन से उछलकर खड़ी हो गई। नीति खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। कुकू और आभा का तालमेल दिन ब दिन गजब का होता जा रहा था। अगर उसे गलत नहीं लगा तो कुकू की वो 2 गुर्राहटें जो उसने मोनिका को छोड़ते वक्त की थी, सिर्फ डराने के लिए नहीं थी बल्कि तिरस्कार भी था। कटारा कम्युनिटी में रहते हुए वो कुकू से भी घुल मिल गई थी। वो उसकी कुछ भौंकने की आवाजों से उसकी भावनाएं और मतलब समझ सकती थी। ये वही पड़ोस की लिटिल मोनिका है जिसके लिए तुम तरस रहे थे। नीति ने तरुण को चिढ़ाया। इतनी छोटी हिम्मत और फिर भी बुराई करने की सोच रही है, इसे अपनी औकात का अंदाजा भी नहीं। नीति और तरुण दोनों ही खुले स्वभाव के थे।
चूंकि वो पास पास रहते थे और एक दूसरे से घुल मिल गए थे, वो अक्सर मजाक और चिढ़ाने में लगे रहते थे। नीति ने देखा था कि आभा को उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने कैसे इस्तेमाल किया था। अब ये मोनिका नाम की औरत त्रिशा को छुपा रही थी। सचमुच लगता था कि ये जीने से तंग आ चुकी थी। और ये थी तरुण की क्रश। नीति को उसे थोड़ा चिढ़ाना ही था। पहले तरुण ने नीति को सीकिंग ढूंढने के लिए चिढ़ाया था, तो इसका बदला लेना था। जब नीति ने ये कहा, वो तरुण के सामने खड़ी थी। लेकिन मोनिका, जो बच नहीं सकी, ठीक उसी वक्त उनके पास से गुजरी जब वो आभा को उस खिड़की तक ले जा रही थी जहां से सीमा भागी थी। मोनिका ने हर शब्द सुन लिया। तरुण ने कहा, बकवास मत करो। किसने कहा वो मेरी क्रश है? अगर मैं किसी के लिए तरस रहा हूँ तो वो मेरी आभा है। जब आभा आधे मजाक में तरुण से मोनिका के साथ रिश्ते के बारे में पूछा था, तब उसने साफ बता दिया था कि उसे मोनिका पसंद नहीं थी और वो कपल नहीं थे। अगर कोई रिश्ता था तो बस आम दोस्ती का। नीति ने कहा, तुम वेदांत से ऐसा कहने की हिम्मत करोगे? तो क्या? आभा मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। मुझे उससे प्यार करने में क्या गलत है? तरुण के शब्दों ने मोनिका का दिल आधा ठंडा कर दिया। सब जानते थे कि उसे तरुण पसंद था। यहाँ तक कि उसके पिता और गांव वालों को भी पता था। यहाँ तक कि उसके पिता और गांव वालों को आभा ने तरुण की वजह से बेरहमी से मार डाला था। हर एक की मौत भयानक थी। फिर भी उसने कभी तरुण को दोष नहीं दिया और हमेशा उससे फिर से मिलने की उम्मीद रखी। अब वो सचमुच उससे मिल चुकी थी, लेकिन इसने उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी बुझा दी। मोनिका ने सिर झुकाया और आभा को नीचे की ओर ले गई। हर कदम पर वो तरुण के शब्दों को अपने दिमाग में दोहराती रही। जब वो नीचे पहुंची, उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया। उसके दिल में लगातार डगमगाता तराजू अब एक तरफ झुक गया था। उसे आंटी त्रिशा की बात माननी चाहिए। आभा को इतनी आजादी और मनमानी क्यों मिलनी चाहिए कि वो जिसे चाहे मार दे, जबकि वो लोग उसका शिकार बने? ये बहुत नाइंसाफी थी। नीति और तरुण आपस में नोक-झोंक और एक दूसरे को चिढ़ाने में लगे थे, तभी नीचे से एक औरत की चीख सुनाई दी। नीति ने सहज रूप से नीचे की तरफ दौड़ना शुरू किया, लेकिन 2 कदम बाद रुक गई। ये आवाज आभा की नहीं थी। तरुण की रिएक्शन थोड़ी धीमी थी, लेकिन उसके पैर नहीं रुके। नीचे जाकर देखें। नीति ने तरुण को घूरा। तुम आभा को कम आंक रहे हो या अपनी मोनिका की फिक्र हो रही है? तरुण के कदम नीति के शब्दों पर ठिठक गए। उसके कहने से तो लग रहा था जैसे उसका और मोनिका का सचमुच कुछ चल रहा हो। अच्छा, मर्द औरतों से बहस नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ उलझने का मूड नहीं रखता। इतना कहकर तरुण वापस लौटा और नवीन के साथ बाकी औरतों पर नजर रखने चला गया। नीचे मोनिका का हाथ वेदांत ने इतना मरोड़ दिया था कि वो अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और उसके पैरों के पास एक पतला सा फ्रूट नाइफ पड़ा था। अभी की चीख मोनिका की थी। वो आभा का ध्यान न होने पर उस पर हमला करना चाहती थी, लेकिन वेदांत ने उसका हाथ तोड़ दिया। आभा ने मोनिका को ठंडी नजर से देखा और बनावटी ढंग से 2 बार जीभ चटकाई। ये हाथ तो अब पूरी तरह बर्बाद हो गया। आभा, तुम जहरीली औरत हो, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मोनिका की आंखों में आग जल रही थी। वो आभा को घूर रही थी। त्रिशा ने भागने से पहले उसे वो फ्रूट नाइफ दिया था। कहा था कि अगर मौका मिले तो आभा से बदला ले लेना। पहले तो मोनिका ने देखा कि तरुण आभा के साथ आया था और उसने तुरंत उसे ग्रीट नहीं किया, जिससे वो थोड़ा हिचकिचाई। वो उसे समझ सकती थी और माफ कर सकती थी कि उसने उसे रिजेक्ट किया और कहा कि वो उसे साथ नहीं ले जा सकता। वो उसकी मजबूरी समझ सकती थी। लेकिन दूसरी औरत के सामने उसने उनके रिश्ते को पूरी तरह नकार दिया और आभा की इतनी तारीफ की। उसके दिल में नफरत कैसे न भरे? उसका पूरा दिल तरुण पर था और उसने इसकी कदर नहीं की, बल्कि इसे मजाक का टॉपिक बना लिया। नई दुश्मनी और पुरानी नफरत ने उसे वो कदम उठाने के लिए उकसाया। वो बदला लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि आभा मर जाए। बदकिस्मती से जैसे ही उसने फ्रूट नाइफ निकाला, वेदांत ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से उसका हाथ मरोड़ दिया। आभा ने मोनिका की ठुड्डी पकड़ी और बोली, मेरा अंजाम तुम नहीं देख पाओगी, लेकिन तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ, मेरे साथ जो करना है करो, बस एक जान है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, भूत बनकर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें हर रात चैन से सोने नहीं दूंगी। मोनिका पूरी तरह बेकाबू हिम्मत के जोर पर आभा को चैलेंज कर रही थी। साथ ही उसके मन में एक और उम्मीद थी कि संजीव और उसका ग्रुप जल्दी लौट आए। अगर वो लौट आए तो वो बच जाएगी। उसे पता था कि संजीव और उसका ग्रुप क्या करने गए थे। अगर वो सेफली लौट आए तो उसे आभा से डरने की जरूरत नहीं थी। आभा ने नाक सिकोड़कर घृणा जताई और बोली, जब तुम जिंदा थी तब मेरे कुकू ने तुम्हें डराकर पैंट गीली करवा दी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भूत से डर जाऊंगी? ये सुनकर मोनिका का चेहरा हरा, फिर पीला पड़ गया। जब वो भेड़िया अपने पंजे से उसे दबाकर उसके सामने मुंह खोल रहा था और उसके नुकीले दांत दिखा रहा था, तब वो सचमुच डर गई थी। उसे खुद नहीं पता था, लेकिन उसने डर के मारे पैंट गीली कर दी थी। वो पहले ऐसी नहीं थी। यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज़ का सामना करते वक्त भी उसने पैंट गीली नहीं की थी।
खैर, ये एक बेहद शर्मनाक वाकया था और अब आभा उसका मजाक उड़ा रही थी, जिससे उसे शर्मिंदगी भी हुई और गुस्सा भी आया। तुम और त्रिशा का रिश्ता कितना गहरा है जो तुम उसका साथ देने के लिए अपना हाथ तुड़वाने को तैयार हो। तो चलो देखते हैं, अगर तुम्हारी जान खतरे में हो तो वो तुम्हें बचाने आएगी या नहीं। मोनिका की डरी हुई नजरों में आभा ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका जबड़ा उखाड़ दिया। त्रिशा सचमुच पीछे की खिड़की से भागी थी, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गई। पीछे की गली में एक बिल्डिंग में छुपी थी। वहां से वो उस बिल्डिंग की पीछे की खिड़की देख सकती थी जहां नवीन और बाकी लोग थे। ऐसा नहीं था कि वो भागना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो भागी तो उसके पास सिर्फ एक लकड़ी का तख्ता था ताकि आभा और उसके ग्रुप से बचकर यहाँ छुप सके। वो तैर नहीं सकती थी, न उसके पास नाव थी न हथियार। अगर ज़ॉम्बी से सामना हुआ तो वो जरूर मर जाएगी। इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पाई और बस अस्थायी तौर पर छुपी, सिर्फ ये उम्मीद करके कि संजीव और उसका ग्रुप जल्दी लौट आए। त्रिशा ने गंदे और फटे हुए कपड़े पहने थे और चूंकि वो अभी अभी पानी से निकली थी, वो पूरी तरह भीगी हुई थी और उससे बदबू आ रही थी। पहले की त्रिशा बहुत साफ सुथरी थी, भले ही वो सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, लेकिन क्योंकि यशवर्धन कम से कम एक पब्लिक सर्वेंट था। आभा के सामने गरीब और दयनीय बनने का दिखावा करने के अलावा वो दूसरों के सामने हमेशा एक रौब रखती थी। यहाँ तक कि सब्जी खरीदने भी वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाती थी। अब वो उस छोटे से स्टोर रूम में भिखारी की तरह सिमट सकती थी और उससे अजीब सी बदबू भी आ रही थी। वो कब की गटर के चूहे की तरह छुपने की आदी हो चुकी थी, बस आभा से बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी। त्रिशा ने बेतरतीब ढंग से अपना चेहरा पोंछा और खिड़की के पास उकड़ू बैठकर सामने की हरकतों पर नजर रखने लगी। क्योंकि वो सीधे संजीव की बिल्डिंग के पीछे की तरफ थी, उसे नहीं पता था कि आभा और उसका ग्रुप कितनी देर से अंदर थे, नहीं वहां का हाल क्या था। उसे बस कुछ भेड़िए की आवाजें सुनाई दी थी। त्रिशा कोने में उकड़ू बैठी रही जब तक कि उसके पैर सुन्न नहीं हो गए, तो वो सीधे जमीन पर बैठ गई। पिछले कुछ सालों की बेचैन घुमक्कर जिंदगी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। वो अब 50 साल की बॉडी नहीं थी, इसलिए भले ही वो कहे कि वो 70 की है, कोई शक नहीं करता। वो जमीन पर बैठी थी, अपने पैर रगड़ रही थी, तभी उसे सामने से फिर से भेड़िए की आवाज सुनाई दी। त्रिशा जमीन से उछलकर खड़ी हुई और सावधानी से सिर निकालकर सामने देखने लगी। उसने देखा कि सामने की बिल्डिंग की छत पर कोई था, जिसने एक शख्स को रस्सी से बांधकर नीचे धकेल दिया। त्रिशा ने एक नजर में मोनिका को पहचान लिया। सामने वाली बिल्डिंग 12 मंजिल की थी। ऊपर से गिरने पर या तो वो गिरकर मर जाएगी या डर के मारे मर जाएगी। त्रिशा ने सिर्फ एक नजर देखा और अपनी नजर मोनिका से हटा ली। लगता था कि वो न सिर्फ नाकाम रही बल्कि पकड़ी भी गई थी। खैर, उसका उससे कोई रिश्ता नहीं था, तो उसके साथ जो हो रहा था उससे उसे कोई लेना देना नहीं था। अगर ये कोशिश फेल हो गई तो वो अगली बार दूसरा मौका ढूंढ लेगी। कुल मिलाकर उसका और आभा का हिसाब मौत तक चलेगा। त्रिशा ने धीरे धीरे अपना सिर पीछे खींचा, डरते हुए कि सामने आभा उसे देख न ले। तभी आभा की आवाज आई, त्रिशा, इतने समय बाद मिले और तुम्हारी चालबाजी जरा भी नहीं बदली। कुछ बनावटी प्यार भरे शब्द ही किसी को तुम्हारे लिए मरने को तैयार करने के लिए काफी हैं। इस औरत ने तुम्हारे कहने पर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गई। मैं हमेशा से दयालु रही हूँ। देखा कि ये तुम्हें अपनी माँ की तरह बचाने को तैयार थी, अपनी जान देने को तैयार थी, लेकिन तुम्हारा ठिकाना नहीं बताया। मैं बहुत टच हुई, तो मैं इसे जीने का एक मौका दे रही हूँ। मैं इसे यहाँ लटका रही हूँ। अगर तुम नहीं चाहती कि ये डूब जाए या कभी भी आने वाले ज़ॉम्बी से कट जाए, तो खुद आकर इसे बचा लो। त्रिशा ने दांत पीसे और धीरे से फिर सिर निकाला। उसने देखा कि आभा ने अचानक मोनिका को नीचे धकेल दिया, सिर के बल पैर रस्सी से बंधे हुए, और वो पानी में जा गिरी। क्योंकि रस्सी दीवार से सटी थी और मोनिका के अपने वजन की वजह से उसका शरीर कई बार दीवार से रगड़ा। उसके गले से एक तेज चीख निकली, लेकिन वो बोल नहीं पाई। उसकी चीख ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि वो सिर के बल पानी में जा गिरी। चैप्टर 128। पानी में सिर के बल गिरना ऐसा है कि दिल और फेफड़े फटने लगते हैं, और अगर उल्टा लटक कर गिरो तो बात ही क्या। मोनिका का आधा शरीर पानी में डूबा था, उसके पैर रस्सी से बंधे थे और रस्सी का दूसरा सिरा एक लोहे के खंभे से टायर्ड था। मोनिका को करीब 10 सेकंड पानी में डुबोने के बाद बाहर निकाला गया। जैसे ही उसने सांस ली, उसे फिर से पानी में फेंक दिया गया। ये सिलसिला कई बार चला और मोनिका अब टूट चुकी थी। वो अब डरी हुई थी और पछता रही थी। जब मौत सचमुच सामने आती है तो बहादुरी बस 2 सेकंड की मेहमान होती है। जैसे पहले मोनिका और त्रिशा ने जो बिंदास बातें की थी, करो जो करना है, मारो काटो जो मन आए। लेकिन वो जोश बस चंद सेकंड्स का था, उसके बाद सिर्फ खौफ। मोनिका ने अपनी आंखों से आभा की खूनी कारस्तानी देखी थी। आभा ने उसके पापा का हाथ काट दिया था और कई गांव वाले भी उसके हाथों मरे थे। इस दौरान त्रिशा ने मोनिका का ब्रेन वॉश किया था, जिससे उसे लगने लगा था कि आभा बस एक प्लेयर है जो मर्दों का इस्तेमाल करके ताकत हासिल करती है। अब मोनिका को पछतावा हो रहा था।
उसे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा था कि वो जोया की चंद बातों में आकर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर बैठी। जब मोनिका को फिर से पानी से बाहर निकाला गया तो उसे सामने वाली बिल्डिंग से एक नुकीला सिर झांकता दिखा। वो समझ गई कि वो त्रिशा थी। त्रिशा उम्रदराज थी, उसके पास नाव नहीं थी और उसे तैरना भी नहीं आता था, तो वो जरूर आसपास ही छुपी होगी। मोनिका ने सामने वाली बिल्डिंग को घूरा। बोल नहीं पा रही थी लेकिन हाथ हिला सकती थी। वो त्रिशा को मदद के लिए इशारा कर रही थी। और त्रिशा, जब उसे पता चला कि मोनिका ने उसे देख लिया, वो घबरा गई। उसने तुरंत सिर पीछे खींच लिया और दोबारा झांकने की हिम्मत नहीं की। 10 मिनट बीत गए। मोनिका को कई बार और पानी में डुबोया गया। उसे लग रहा था कि अब वो मरने वाली है। वो अपने आप को कोस रही थी। आभा ने शुरू में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसे छोड़ दिया था। पहले तो मोनिका को बस थोड़ा दुख हुआ था, थोड़ा खोया खोया सा फील हुआ था, लेकिन आभा से नफरत नहीं थी। फिर नफरत कब शुरू हुई? शायद तब जब वो त्रिशा से मिली। त्रिशा को मोनिका की हालत का पता चला तो उसने अपनी कहानी सुनाई और कसम खाई कि वो आभा को जिंदगी में भयानक मौत देगी। दिन ब दिन मोनिका की आभा के लिए नफरत बढ़ती गई। वो त्रिशा पर भरोसा करती थी, उसे फैमिली जैसा मानती थी। इसलिए उसने खतरा मोल लेकर पहले त्रिशा को भगाया और खुद पीछे रहकर आभा से निपटने की कोशिश की। आखिर में त्रिशा तो भाग निकली, लेकिन मोनिका आभा के हवाले तड़प रही थी। मोनिका ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर आभा को इशारा किया कि उसे ऊपर खींचो, क्योंकि उसे कुछ कहना था। भले ही आभा उसे मार डाले, लेकिन वो इतनी दर्दनाक मौत नहीं चाहती थी, बल्कि फटाफट मरना चाहती थी। वेदांत ने मोनिका को ऊपर खींचा और उसका हटाया हुआ जबड़ा फिर से सेट किया। मोनिका ने सांस लेने से पहले ही फटाफट बोल दिया, त्रिशा सामने वाली बिल्डिंग में है। जैसे ही ये बात मक निकली, वो खुद चौंक गई। उसकी आवाज भारी थी, सुनने में बहुत खराब। वो रुकी, फिर ठंडी हंसी हंसी। जब वो भागी थी तो कुछ सामान ले गई थी। पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो बंदूक हो। मोनिका ने ये नहीं बताया कि वो बंदूक संजीव ने दी थी, लेकिन बिना कहे भी आभा समझ सकती थी। आभा ने मोनिका को एक नजर देखा और पीछे खड़े किसी को आवाज दी, कुकू, इसे संभालो। इतना कहकर आभा और वेदांत मुड़कर नीचे चले गए। मोनिका की पहले की नजरों और इशारों की वजह से त्रिशा अब खिड़की के पास रुककर तमाशा देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। त्रिशा ने सोचा, भले ही वो आभा को स्मार्ट ना माने, लेकिन उसे लग रहा था कि आभा जल्द ही वहां तक पहुंच जाएगी, इसलिए उसे फटाफट भागना था। त्रिशा जल्दी से ऊपर से नीचे उतरी। अच्छी बात यह थी कि वो ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, तो उतरने में टाइम नहीं लगा। वो अपने साथ लाया हुआ वुडन बोर्ड दीवार के कोने में छिपा था। नीचे उतरते वक्त उसकी पहली नजर वही गई। वो जगह बहुत छुपी हुई थी, बाहर से आने वाले को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर तुरंत नजर आती थी। लेकिन इस बार उसे वो बोर्ड नहीं दिखा। त्रिशा तुरंत रुक गई। उसे अच्छे से याद था कि उसने बोर्ड वहां रखा था। अब वहां कुछ नहीं था, तो सिर्फ एक ही बात हो सकती थी। त्रिशा ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और आसपास को चेक करने लगी। आभा, मुझे पता है तुम यहाँ हो। सामने आने की हिम्मत नहीं है तुम में? फिर वो सीधे सीढ़ियों पर बैठ गई, बंदूक को नीचे की ओर 2 बार लहराया, लेकिन आभा कहीं दिखी नहीं। आभा, हिम्मत है तो सामने आ। इतना घमंड है ना तुम में? आओ, अपनी तलवार और बंदूक से मुझे मारो, आ जाओ। त्रिशा की आवाज हर शब्द के साथ और तेज होती जा रही थी, जैसे वो आभा को डरा सकती थी। जब तुमने संजना और मेरे भाइयों को मारा था, तब तुम्हारा रौब नहीं था? मैं यहाँ खड़ी हूँ, आओ और मारो मुझे। अगर तुमने मुझे नहीं मारा, तो एक दिन मैं तुम्हें टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिलाऊंगी। मैं तुमसे अपनी संजना के खून का हिसाब लूंगी। त्रिशा और ज्यादा भड़क रही थी। आभा का बार बार सामने न आना उसकी शुरुआती टेंशन और डर को हवा में उड़ा रहा था। तुम बिल्कुल अपनी उस माँ की तरह हो, हमेशा दिखावा करती हो, और तुम उसी की तरह मरोगी। त्रिशा की गालियां और तीखी होती जा रही थी। वो अपने इमोशंस में इतनी डूब गई थी कि वो भूल गई कि वो खतरे में थी। उसे लगा कि आभा उससे डर रही थी, उसकी बंदूक से डर रही थी। इससे वो और बिंदास हो गई, अपनी घायल टांग को घसीटते हुए चलने और गाली देने लगी। उसका प्लान था कि जैसे ही आभा सामने आएगी, वो गोली मार देगी। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन रियलिटी हमेशा अनरियल फंतासियों को जल्दी तोड़ देती है। वो आभा के सामने आने का इंतजार भी नहीं कर पाई कि अचानक ऊपर से एक शख्स सीढ़ी की रेलिंग पर स्लाइड करता हुआ आया और एक ही किक में उसकी बंदूक को उड़ा दिया। त्रिशा की कलाई में इतना दर्द हुआ कि उसे लगा जैसे वो टूट गई हो, लेकिन उसने अपने हाथ के दर्द को इग्नोर किया और उस उड़ी हुई बंदूक को उठाने की कोशिश की। वो बस 2 कदम ही चली थी कि उसके सामने ब्राउन बूट्स की एक जोड़ी नजर आई। भले ही वो सिर्फ पैर थे, त्रिशा उन्हें तुरंत पहचान गई। आखिरकार वो 10 साल से ज्यादा वक्त साथ बिता चुके थे। वो भस्म हो जाए, फिर भी त्रिशा उन्हें पहचान लेती। चैप्टर 219। आभा और वेदांत, एक ऊपर और एक नीचे, ने त्रिशा के सारे भागने के रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए थे। जो गन वो पकड़े थी, वो अब आभा के पैरों के पास पड़ी थी।
त्रिशा के पास अब आभा से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। त्रिशा धीरे धीरे खड़ी हुई, आभा को देखते हुए। अपोकैलिप्स के कई सालों में उसने खुद देखा और सुना था कि किसी भी औरत की लाइफ अच्छी नहीं रही, ना ही उनका एंड अच्छा हुआ। फिर भी सामने खड़ी आभा लंबी और कॉन्फिडेंट थी, उसका चेहरा चमक रहा था, पहले से भी ज्यादा रेडियंट लग रही थी। त्रिशा को आभा शुरू से ही पसंद नहीं थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो यशवर्धन की बेटी थी, बल्कि उस बात की वजह से जो आभा ने तब कही थी। उनकी पहली मुलाकात में आभा ने यशवर्धन से कहा था, तो ये वो औरत है जिसके लिए तुमने मेरी मम्मी को तलाक दिया और दोबारा शादी की? तुम दोनों वाकई परफेक्ट जोड़ी हो। त्रिशा को तब समझ आ गया था कि ये तारीफ नहीं, ताना था। यशवर्धन का चेहरा तो अच्छा था, लेकिन उसका कैरेक्टर कुछ खास नहीं था। त्रिशा ने आभा की माँ से मुलाकात की थी और तब भी उसे लगा था कि आभा अपनी माँ की तरह थी, उसमें भी वही घमंड और दूसरों को नीचा देखने की आदत थी। त्रिशा को ये बात चुभती थी, उसका मन जलता था। त्रिशा को कभी नहीं लगा था कि आभा में कुछ खास है। घमंड तो था, लेकिन उसे पता था ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। रुतबा भले ही कम हो, लेकिन चालाकी में वो आभा और उसकी माँ दोनों पर भारी थी। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही वक्त में आभा उस घर की कामवाली जैसी हो गई, हर काम करती, हर बात सहती। त्रिशा की नजर सामने वाले पर टिकी रही, होंठों पर वही पुरानी सधी हुई मुस्कान थी। उसने शांत लहजे में कहा, 10 साल। मैंने तुम्हें 10 साल तक तड़पाया, और हाँ, हर सेकंड वर्थ इट था। आभा ने अपना पैर उठाया, नीचे पड़ी गन पर रखा और त्रिशा को ताने भरी नजरों से देखा। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे इतना सताया। इसने मुझे छोटी उम्र से आत्मनिर्भर बनना सिखाया, लोगों के दिलों को पढ़ना सिखाया और तुम्हारी तरह क्रूर बनना भी सिखाया। वरना शायद मैं संजना के साथ डील करते वक्त नरम पड़ जाती। ये सुनकर त्रिशा की मुस्कान ठंडी पड़ गई। उसकी बेटी संजना, जिसने इतना दुख झेला, उसे आखिर में शांति से मरने का मौका भी नहीं मिला। ये सब आभा की वजह से था, उस कमीनी की वजह से। त्रिशा के सीने में गुस्से की आग भड़क रही थी। वो आगे बढ़कर आभा का चेहरा नोचना चाहती थी। ये ख्याल उसके दिमाग में कब से घूम रहा था, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को रोका। वो अंडे को पत्थर से नहीं टकरा सकती थी, उसे पहले भागने का रास्ता ढूंढना था। अब खुद पर भरोसा करना बेकार था। उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ संजीव और विनय पर टिकी थीं कि वो जल्दी लौटें और रीइंफोर्समेंट लाएं। संजीव के तुम्हें बचाने आने का इंतजार कर रही हो। आभा ने नीचे पड़ी गन पर नजर डाली, फिर अपने पैर से उसे हुक करके पास खींच लिया और उस पर पैर रख दिया। अगर वो नीचे भी पहुंच गया, तब भी मैं उसे यहाँ तक आने से पहले तुम्हारा सिर फोड़ सकती हूँ। और ये मान लो कि वो तुम्हें बचाने आएगा ही। तुम्हें क्या लगता है, एक बूढ़ी औरत जिसके एक पैर कब्र में है, जिसके पास ना ताकत है ना सप्लाई, उसकी संजीव के लिए कोई वैल्यू है? त्रिशा का संजीव के साथ रिश्ता इतना गहरा नहीं था। वो बस उसे आभा की डिटेल्ड इन्फो देती थी और खाना बनाती थी। उसके पास और कोई स्किल नहीं थी, वो भी श्योर नहीं थी, लेकिन यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। त्रिशा ने खुद को संभाला और मुस्कुराई। वो मुझे बचाएगा या नहीं, ये जरूरी नहीं। मैं इतने साल अकेले जी चुकी हूँ, मेरे लिए काफी है। बस वो तुम्हें मार दे, यही मेरे लिए बदला होगा। दूसरों से अपने लिए बदला लेने की बात, बस इतना ही कर सकती हो। हाँ, आभा ने तिरस्कार भरे अंदाज में हंसी। लेकिन इतना ही कर सकती हो, फिर भी मैं तुम पर रहम नहीं करूंगी। इतना कहकर आभा ने अपने हाथ में पकड़ी गन उठाई, त्रिशा की जिंदगी एक गोली से खत्म करने के लिए तैयार। रुक जाओ, त्रिशा ने फिर से बोला। अपने बहादुरी भरे शब्दों के बावजूद उसे डर लग रहा था। बुरी जिंदगी भी मौत से बेहतर थी। क्या तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारी माँ के साथ उस फोटो में वो आदमी कौन था? आभा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, नहीं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें छोटी सी उम्र में क्यों ट्रैफिकर्स को बेचने की कोशिश की थी? क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी माँ से तलाक के लिए इतना बेताब क्यों था? त्रिशा, डरते हुए कि आभा गोली चला देगी, जल्दी जल्दी और घबराहट में बोली, क्योंकि तुम उनकी बेटी नहीं हो, तुम अपनी माँ और उस आदमी की बेटी हो। तो क्या वो दोनों अब नहीं है? मैं किसकी बेटी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आभा ने शांति से कहा। त्रिशा, तुम आज मरने वाली हो। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें एक मिनट भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। आभा ने ट्रिगर दबाया और कई गोलियां त्रिशा के शरीर में घुस गईं। एक गोली सीधे उसके सीने में लगी। त्रिशा ने सीढ़ियों को पकड़ा, आभा को देखते हुए, गिरने से इनकार करते हुए। आभा, तुम एक पुनर्जन्म वाली बुरी आत्मा हो। त्रिशा ने आभा को देखा, उसका चेहरा डर से भरा था। तुम वो नहीं हो। उसे अपनी माँ से ऑब्सेशन था, वो अपनी माँ के मामलों को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती थी। त्रिशा आभा को घूर रही थी, उसके चेहरे से कोई सुराग ढूंढना चाह रही थी। जैसे ही ये ख्याल आया, त्रिशा के दिमाग में और कई बातें बांध टूटने की तरह उमड़ पड़ी। जितना सोचा उतना ही उसे यकीन हुआ। अपोक्लिप्स से पहले की बातें याद करते हुए उसे लगा कि आभा उस सर्दी की बीमारी से ठीक होने के बाद बदल गई थी।
पहले वो लोग उसे खूब सताते थे और वो कभी मना नहीं करती थी, भले ही खुद फटे पुराने में रहकर भी संजना के लिए खूबसूरत कपड़े और महंगे बैग्स खरीदती थी। लेकिन उस बीमारी के बाद उसने संजना के साथ अच्छा करना बंद कर दिया। त्रिशा ने संजना की गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर उसके पैसे हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन आभा न केवल उसकी चाल में नहीं फंसी बल्कि उल्टा उन्हें चकमा देकर घर से निकाल दिया। फिर उसने बेरहमी से उनका पीछा किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वो आभा नहीं है, वो पुरानी आभा नहीं थी। तुम वो नहीं हो, वो पहले ऐसी नहीं थी। त्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन जितना वो सोच रही थी उसे सामने खड़ी ये औरत उतनी ही खतरनाक और रहस्यमयी लग रही थी। वो आभा को घूर रही थी, उसके चेहरे पर कोई कमी या सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था, जिसने उसे गहने से रोक दिया। वो पूरी बात नहीं बोल पाई। उसके दिमाग में एक बहुत बोल्ड आइडिया आया। आभा जरूर किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है, वरना उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती थी? अपोकैलिप्स में इतना फलने फूलने की ताकत और उसके हाथों अनगिनत लोगों की मौतें। आखिरकार त्रिशा और नहीं टिक पाई और सीढ़ियों पर ढेर हो गई, लेकिन उसकी सांस अभी बाकी थी। आभा उसके पास आई, एक पैर ऊपरी सीढ़ी पर रखा और धीरे से बोली, अगर मैं बुरी आत्मा हूँ तो मैं वो आत्मा हूँ जो तुमने सताया। मैं तुम्हारी बेटी संजना और यशवर्धन सबकी जान लेने आई हूँ। तुम सब मेरे दुश्मन हो। जब तक तुम सब मर मर नहीं जाते मैं चैन से नहीं रह सकती। आभा की आवाज ना तो बहुत तेज थी ना ही बहुत धी। उसका अंदाज शांत था। हर शब्द त्रिशा के कानों में गूंज रहा था। त्रिशा अपनी आखिरी सांसों को थामे आभा को देख रही थी। तुम आखिर हो कौन? मेरा तुमसे क्या बैर है कि तुमने आभा का इस्तेमाल करके मुझसे बदला लिया? उसने मुंह में खून के स्वाद को दबाते हुए किसी तरह कहा, फिर बोली, तो तुम क्या तुम पल्लवी हो? उसे और कोई नहीं सूझ रहा था जिसमें इतनी गहरी नफरत हो सकती थी। चैप्टर 220। त्रिशा ने माना कि उसने आभा के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, लेकिन इतना भी नहीं कि आभा उससे और उसके फैमिली से इतनी गहरी नफरत करे। सिर्फ पल्लवी को ही उससे इतनी इंटेंस नफरत हो सकती थी। आभा की आंखें सिकुड़ी, उसने त्रिशा को देखा। लगता है तुम पूरी तरह बेकार भी नहीं हो। आभा को ये अजीब लगा कि त्रिशा उसे पल्लवी समझ रही थी। सिर्फ वही इंसान जिसके दिल में गिल्ट हो वो बदला लेने वाली आत्मा ख्याल कर सकता है। तो आभा ने गेम खेला, ऐसा ढोंग किया जैसे वो उसकी माँ की लौट आई आत्मा हो। जैसा आभा ने सोचा वैसा ही हुआ। उसके शब्द सुनते ही त्रिशा का चेहरा बदल गया। आभा ने वेदांत की मौजूदगी को इग्नोर करते हुए जेब में हाथ डाला, एक गोली निकाली और उसे त्रिशा के मुंह में डाल दिया। उसे लगा कि त्रिशा और उसकी माँ के बीच कोई अनसुलझा राज है, इसलिए त्रिशा को अभी मरने नहीं देना था। जो दवा आभा ने त्रिशा को दी वो एक हार्ट स्टिमुलेंट थी, बस उसे कुछ मिनट और जिंदा रखने के लिए। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तुम्हें अभी कुछ घंटे दर्द में तड़पना पड़ेगा। त्रिशा की आंखों में डर भर गया। वो आभा को देख रही थी। पल्लवी, मुझे क्रूर होने का दोष मत दो, खुद को दोष दो। तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा था, फैमिली अच्छी थी, तुम्हें अपने लेवल का आदमी आसानी से मिल सकता था, लेकिन तुमने मेरे पसंद किए इकलौते आदमी के लिए मुझसे फाइट की। तुम हमें चैन से रहने भी नहीं देती थी, कहती थी कि मैं उसके लायक नहीं। अगर मैं लायक नहीं थी तो क्या तुम थी? हाँ, मेरा फैमिली तुम्हारे जैसा रईस नहीं था, लेकिन तुम्हारा फैमिली भी उसके लिए छोटा मोटा ही था, मेरे जैसा ही। तुमने मेरी किस्मत बदलने का मौका छीन लिया, लेकिन तुम्हारा खुद का क्या हुआ? तुम्हें एक ऐसा आदमी मिला जो बस दिखने में अच्छा था। मैंने बस उंगली हिलाई और वो मेरी बाहों में था। पल्लवी, ये तुम्हारी सजा है, ये तुम्हारा बदला है। आभा को नहीं पता था कि उसकी माँ त्रिशा को जानती थी और लगता था कि इसमें कोई आदमी शामिल था, शायद वो फोटो वाला आदमी। ऐसा फालतू आदमी अगर तुम्हें चाहिए था तो मैं दे देती। त्रिशा ने अपने खून से सने होंठ खींचे, उसकी मुस्कान सहरन भरी थी। जो मुझे चाहिए मैं खुद छीन लूंगी, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। देखो ना, अब तुम्हें अपनी बेटी का शरीर इस्तेमाल करके मुझसे बदला लेना पड़ रहा है ना? तुमने मेरा फ्यूचर बर्बाद किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूंगी। आभा ने अचानक त्रिशा की गर्दन पकड़ ली। जब उसके पेरेंट्स का तलाक हुआ उसने अपने डैड के साथ रहना चुना। उसे तब तक नहीं पता था जब तक उसकी माँ सीरियसली बीमार होकर बेड पर नहीं पड़ी थी। उसे लगा था कि उसकी माँ को बस नॉर्मल बीमारी है और माँ ने शुरू से आखिर तक त्रिशा के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। क्या उन्हें नहीं पता था कि त्रिशा ने उन्हें नुकसान पहुंचाया, या वो नहीं चाहती थी कि आभा को पता चले? तुमने क्या किया? आभा जानना चाहती थी कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई। त्रिशा के मुंह से और खून निकला। वो हाँफ रही थी, जैसे मछली जो पानी के लिए तड़पती है। बोलना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं बन रहे थे। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं और वो अनिच्छा से अपनी आखिरी सांस ले गई। आभा ने त्रिशा की गर्दन छोड़ दी। वेदांत पास आया और उसे टिश्यू का पैकेट दिया। वो ऊपर खड़ा था,
आभा और त्रिशा के कॉन्फ्रंटेशन के दौरान उसे पूरा स्पेस दे रहा था। त्रिशा के मरने के बाद ही वो नीचे आया। आभा, जो उसने कहा उस पर पूरी तरह यकीन करना जरूरी नहीं। वो नहीं चाहता था कि आभा कोई साइकोलॉजिकल बोझ उठाए। आभा ने अपने हाथों से खून पोंछा और खड़ी हो गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो कहा सच था या झूठ, उसे त्रिशा को इतनी जल्दी मारने का कोई अफसोस नहीं था। त्रिशा को कब का मर जाना चाहिए था। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि मरने से पहले वो ऐसी बात कहेगी। उसकी माँ मर चुकी थी और त्रिशा उसके हाथों मरी। अगर त्रिशा कातिल थी तो उसने उसका बदला ले लिया। उसने जो करना था वो कर लिया। बस एक सवाल का निशान बाकी था, वो आदमी। त्रिशा का इशारा था कि वो यशवर्धन की बेटी नहीं थी। अभी जो इन्फो मिली थी उससे लगता था कि शायद वो उस आदमी की बेटी थी। तो क्या वो किसकी बेटी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब अच्छी जिंदगी जी रही थी। उसे किसी सजावट की जरूरत नहीं थी, ना ही अपने खानदान को मानने की। लोग बस क्यूरियस होते हैं। उनके पास गेस हो तो भी वो कंफर्मेशन चाहते हैं, और मैं भी वैसे ही हूँ। मेरी माँ की ट्रेजेडी शुरू से ही उनके और यशवर्धन की वजह से था। त्रिशा ने अपने आखिरी पलों में जो कहा या नहीं कहा उससे उसका एंड नहीं बदलता। टिश्यू से हाथों का सारा खून नहीं पोंछा गया। आभा ने यूज्ड टिश्यू खिड़की से बाहर फेंके, फिर वेदांत से कहा चलो। तभी वॉकी टॉकी बजा। रेक की आवाज आई। आभा, संजीव और उसके लोग वापस आ गए। उनके साथ ढेर सारे लोग हैं। उनकी फॉर्मेशन से लगता है कि ये वही ग्रुप है जो हमें लास्ट टाइम फिश पॉन्ड पर मिला था। उन्होंने तुम्हें स्पॉट तो नहीं किया? राकेश, नहीं, मैंने तुम्हारी दी हुई बाइनोकुलर से उन्हें देखा। वो शायद 10-15 मिनट में यहाँ होंगे। समझ गई। छुपे रहो। अगर वो फायरिंग शुरू करें तो पीछे से अटैक करना। हाँ, राकेश ने ऐसे जवाब दिया जैसे मिलिट्री ऑर्डर मिला हो। आभा और वेदांत रुके नहीं और संजीव के बिल्डिंग की तरफ लौट गए। संजीव रेनफोर्समेंट ले आया। नवीन हैरान दिखा। उसे पता था कि संजीव उसकी जगह लेने के लिए उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था कि सबर्ब्स वाला शख्स संजीव को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आभा ने उसकी तरफ देखा और कहा, एक संजीव शायद काफी ना हो, लेकिन ये मत भूलो कि उसके साथ तुम्हारा स्ट्रैटेजिस्ट है। वो नमकहराम बेदिल कुत्ता, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। दुश्मन तैयार है। एक तगड़ी फाइट तो बनती है, तो रेडी हो जाओ। हमारे पास नंबर्स का एडवांटेज नहीं है, तो हमें स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करना होगा। कैसी स्ट्रैटेजी? तरुण ने पूछा। आभा ने कहा, उन्हें अंदर तक लाना, फिर एक एक करके खत्म करना। इतना कहकर आभा ने टास्क बांटने शुरू किए। संजीव की बिल्डिंग में मौजूद औरतें, जिनमें वो भी शामिल थी, जिसने पहले आभा को त्रिशा के कमरे में ले जाया था, सबको बांधकर मुंह बंद करके एक बड़े कमरे में लॉक कर दिया गया। सब कुछ सेटल करने के बाद आभा ने टास्क डिस्ट्रीब्यूट किए। इधर संजीव, जो विनय की मदद से संजय का सपोर्ट हासिल कर चुका था, जोर से हंसा और अपने आदमियों से वादा किया कि वापस जाकर उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, मछली, शराब और औरतें, जितना खा सकें और खेल सकें। विनय, इस बार सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। कोई हैरानी नहीं कि नवीन तुम पर इतना भरोसा करता था। तुम वाकई रेयर टैलेंट हो। अब से तुम मेरे स्वॉन ब्रदर हो। कोई तुम्हें बुली करेगा तो मैं उसे पछतावा करवाऊंगा। विनय मुस्कुराया। थैंक यू भाई संजीव। संजीव ने कुछ बार हंसा और अपने आदमियों को नावें तेज चलाने का ऑर्डर दिया। उसे अब आभा से डर नहीं लग रहा था। अगर वो आई तो परफेक्ट। इस बार वो उसे मार डालेगा, भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा। संजीव का कॉन्फिडेंस रेनफोर्समेंट मिलने से 7वें आसमान पर था, लेकिन वो अचानक मिली खुशी में पूरी तरह बह नहीं गया था। जितना वो अपने टेरिटरी के करीब पहुंच रहा था, उतना ही सावधान हो रहा था। जब वो अभी कुछ 100 मीटर दूर थे, उसने अपने एक आदमी को आगे भेजा कि जाकर हालात चेक करे और देखे आभा आई है या नहीं। आभा हमेशा हाई प्रोफाइल में ट्रैवल करती थी, अपनी उस यॉट के साथ। वो यॉट हर किसी के लिए जलन का सबब थी, लेकिन इससे आभा को स्पॉट करना भी सुपर आसान हो जाता था। उसका साइज इतना बड़ा था कि दूर से ही दिख जाती थी। अब तक उन्हें वो यॉट नहीं दिखी थी। क्या आभा आई ही नहीं थी? संजीव मन ही मन खुश हुआ। अगर उसने ये मौका नहीं लिया तो उसे दोबारा ऐसा चांस कभी नहीं मिलेगा। भाई संजीव, बेस पर सब नॉर्मल है। ना आभा दिखी, ना उसके लोग। स्काउट ने वापस आकर रिपोर्ट दी। संजीव अब पूरी तरह रिलैक्स हो गया। चलो घर चलते हैं। विनय ने जैसे जैसे बिल्डिंग को पास आते देखा, उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी बढ़ने लगी। वो संजीव के पास गया और बोला, बहुत सन्नाटा है, कुछ तो गड़बड़ है। संजीव ने ढेर सारी औरतें रखी थी, और जहां इतनी औरतें हों वहां हमेशा चहल पहल और शोर रहता था। प्लस जाने से पहले उन्होंने एंट्रेंस पर पेट्रोलिंग के लिए आदमियों को अरेंज किया था। एक खाली किला का ढोंग भी करने के लिए एक्टर्स चाहिए, लेकिन अभी दरवाजे पर एक भी इंसान नहीं था। संजीव ने उस आदमी की तरफ देखा जो अभी स्काउटिंग से लौटा था। विनय ने अभी अभी अपनी वैल्यू प्रूव की थी और संजीव अब उस पर भरोसा करता था।
अगर उसने कोई शक जताया तो संजीव उसे सीरियसली लेगा। स्काउट ने जल्दी से सफाई दी। मैं साइड की खिड़की से चुपके से अंदर झांका। वो दो लोग जो पेट्रोलिंग कर रहे थे अपने कमरे में औरतों के साथ मस्ती कर रहे हैं। सब नॉर्मल है। आभा चाहे कितनी भी काबिल हो, क्या उसे पता था कि हम आज यहाँ नहीं होंगे? सावधान रहना ठीक है, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं। अगर वो सच में सामने आएगी तो मैं उसे कभी वापस नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर संजीव सबसे पहले नाव से उतरा। विनय उनके पीछे पीछे चल रहा था, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए। वो इतने लंबे समय तक इसलिए सरवाइव कर पाया था क्योंकि वो हमेशा सावधान रहता था। भाई संजय मेरी वैल्यू समझते हैं और मैं तुम भाइयों को कभी निराश नहीं करूंगा। अब से जब तक मेरे संजीव के पास खाने को मांस है, मैं तुम भाइयों को सिर्फ सूप नहीं पिलाऊंगा। मैं संजीव अपने वचन का पक्का हूँ। संजीव ने संजय के भेजे आदमियों से सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। उसे संजय का सहारा चाहिए था, इसलिए वो उनके भेजे आदमियों के साथ बहुत पॉलिट था। विनय की तरह वो आदमी भी बिल्डिंग के हालात को ऑब्जर्व करने में बिजी थे और संजीव को कोई जवाब नहीं दिया। वो सख्त और बिना मुस्कान वाले थे, संजीव को अपना लीडर मानने का कोई इशारा नहीं दिखा रहे थे। संजीव का गर्मजोशी भरा रिस्पॉन्स ठंडा पड़ गया। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ता रहा। जब वो किचन वाली फ्लोर पर पहुंचा, उसने किसी को कहा कि त्रिशा को बोल दे कि लंच के लिए कुछ अच्छे डिशेस तैयार करे ताकि मेहमानों का अच्छे से स्वागत हो। वो शख्स उस फ्लोर पर मुड़ा, जबकि संजीव बाकियों को लेकर ऊपर चढ़ता रहा। रुको! विनय अचानक रुका और चिल्लाया। संजीव और वो सख्त चेहरों वाले आदमी सब रुक गए। विनय खिड़की के पास खड़ा था, विंडोसिल पर पड़े सन की रस्सी के टुकड़ों को देख रहा था। थोड़ा सोचने के बाद उसने सावधानी से सिर बाहर निकाला। बाहर की दीवार पर साफ साफ फुटप्रिंट्स थे। विनय का दिल गले में आ गया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले गोलियों की आवाज गूंजी और लोग जमीन पर गिरने लगे। जो ग्रुप साथ साथ चल रहा था वो कवर ढूंढने के लिए इधर उधर भागा, लेकिन और लोग गोली खाकर गिरे, ज्यादातर संजीव के अपने आदमी। संजय के आदमियों ने पहली गोली की आवाज सुनते ही रिएक्ट किया, बिजली की तेजी से कवर लिया और ऊपरी फ्लोर की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती शॉक के बाद संजीव का पहला रिएक्शन था उस स्काउट को ढूंढना जिसने ऑल क्लियर का सिग्नल दिया था। उसे बस एक लाश मिली, खून के गड्ढे में पड़ी। उसे मानना पड़ा कि उसने जो लोग इकट्ठे किए थे वो बेकार के मुंह थे। नवीन के पुराने आदमियों की आधी काबिलियत भी उनमें नहीं थी। आभा के लोगों की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ एम्बुश है, क्या हम पहले नीचे रिट्रीट करें? संजीव ने उस आदमी से पूछा जो उसी कॉर्नर में उसके साथ छुपा था। ये आदमी संजय के भेजे 7-8 लोगों का छोटा मोटा लीडर था। तो तुम पूरी तरह बेकार भी नहीं हो। तुम्हें समझ आ गया कि ये एम्बुश है। संजीव बोल नहीं पाया। उसे लगा कि ये लोग तो हद से ज्यादा रूड थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि अगर वो उसे मुंह पर गाली भी दे दे तो उसे चुपचाप सहना पड़ता। ऊपर एम्बुश है। तुम्हें क्या लगता है कि नीचे सेफ होगा? संजीव चुप हो गया। चूंकि वो उसे लीडर नहीं मान रहे थे तो वो अब एक शब्द भी नहीं बोलेगा। वैसे भी अब सब एक ही नाव में सवार थे, अगर मरना है तो साथ मरेंगे। संजीव दीवार से सटकर कॉर्नर में स्क्वाट करके बैठ गया, फिर कुछ नहीं बोला। ऊपर से नवीन की आवाज आई। विनय, संजीव, तुम दोनों चालाक कुत्ते। मैंने सोचा था तुम कितने बड़े प्लेयर हो, लेकिन तुम तो बस भिखारी हो, दरवाजे दरवाजे टुकड़े मांगते फिरते हो। मेरी जगह लेने का प्लान था ना? फिर मेरे पुराने सारे आदमियों को अपने साथ क्यों नहीं कर पाए? संजीव ने बिल्कुल नवीन के आदमियों को अपने साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन आभा के आने से उसका प्लान चौपट हो गया। उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। भला वो और किसी को रिक्रूट करने का दिमाग कहाँ से लाता? प्लस उस दिन आभा ने नवीन के ढेर सारे आदमियों को मार डाला था। जो बचे थे वो काबिल थे और वो कभी भी संजीव जैसे इंसान के नीचे काम नहीं करते जिसके पास ना हथियार थे ना खाने का ढेर सारा स्टॉक। औरतें खाने के बाद टाइम पास के लिए ठीक थी, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। तुम्हें मुझ पर ताने मारने का कोई हक नहीं, संजीव ने जवाब दिया। क्या एक औरत के नीचे काम करना बहुत शानदार है? सोचो, संजय ने तुम्हें इतना वैल्यू दिया, फिर भी तुमने उसे धोखा देकर किसी और की सर्विस की। बकवास मत कर, नवीन जोर से चिल्लाया। तुमने मारने की कोशिश की। सपने देख। अभी ये फिक्स नहीं कि हम में से पहले कौन मरेगा। उनकी चिल्लम चिल्ली जल्दी ही गोलियों की आवाज में दब गई। हालांकि संजीव के साइड में ज्यादा लोग थे, लेकिन इफेक्टिव बहुत कम थे। वो पूरी तरह संजय के भेजे कुछ आदमियों पर डिपेंड थे जो लाइन होल्ड कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ऊपर कितने लोग हैं। दुश्मन की फायर पावर इतनी इंटेंस थी कि वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। नीचे से कोई हलचल नहीं थी, इसलिए उनके पास एक ही रास्ता बचा था, पीछे हटना। लेकिन जैसे ही वो एक मंजिल नीचे उतरे, हालात बदल गए। राकेश कुछ आदमियों के साथ पहले से वहीं मौजूद था। उसने रास्ता रोक रखा था। अब वो ऊपर से भी घिरे थे और नीचे से भी, पूरी तरह पिंसर अटैक में फंस चुके थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था।
मैं आज उस आभा के साथ फाइट करूंगा आखिरी सांस तक, संजीव चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, एक गोली सनसनाती हुई उसके स्कैल्प को छूकर निकल गई, उसके बालों का एक गुच्छा ले गई। जरा सा और करीब होती तो उसका सिर फट जाता। वो बिना वक्त गवाए झुका और स्क्वाड की पोजीशन में चला गया। ना कोई शब्द बोला, ना ही बंदूक उठाकर शूट करने की कोशिश की, बस पूरी तरह साइलेंट और अलर्ट। वो अपनी जिंदगी से प्यार करता था और अपनी गोलियों को भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। कटारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में स्नाइपर राइफल से पीछा किए जाने की याद अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। उसे ये भी पता था कि संजय के लिए उसकी वैल्यू नवीन जितनी नहीं थी। खाना और एम्यूनिशन आसानी से नहीं मिलने वाले थे। उसे जो था उसे बचाकर रखना था। चूंकि ये लोग वैसे भी उसे लीडर मानते नहीं थे, संजीव ने ज्यादा जोर नहीं लगाया और आभा से डायरेक्ट भिड़ने की कोशिश नहीं की। संजय के आदमी वाकई जबर थे। शुरुआत में एक सरप्राइज अटैक में एक के कंधे में गोली लगने के अलावा उनका और कोई नुकसान नहीं हुआ था। आभा, क्या हम सच में इन सबको यहीं खत्म कर देंगे? नवीन ने आभा से पूछा। क्या? अपने पुराने लीडर के खिलाफ जाने से डर लग रहा है? आभा ने नवीन की तरफ एक नजर डाली, फिर अपना ध्यान नीचे की तरफ मोड़ा। वो संजय के आदमियों की काबिलियत को कम नहीं आंक रही थी। मेरा वो मतलब नहीं, नवीन ने समझाया। संजय ऐसा आदमी है जो अपनी असली गहराई छुपाता है। मुझे नहीं पता उसके पास कौन से कार्ड्स हैं। अभी के लिए अगर हम डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बच सकते हैं तो बेहतर है। नवीन की बातें दिल से थी। हालांकि उसके और संजय के बीच कुछ रंजिश थी और उसके अपने सेल्फिश मोटिव्स भी थे, लेकिन सच कहें तो वो इतने ओपनली संजय का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं उससे फाइट शुरू नहीं करना चाहती, वो मुझसे फाइट शुरू कर रहा है। संजीव और विनय को मदद के लिए आदमी भेजकर उसने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मैं, आभा, प्रॉब्लम्स शुरू नहीं करती, लेकिन उनसे डरती भी नहीं। अगर वो फायर फाइट चाहता है तो लाओ। नवीन चुप हो गया। आभा को पीछे हटने और कमजोरी दिखाने के लिए मनाना, संजीव को हथियार ड्रॉप करके सरेंडर करने के लिए मनाने से भी मुश्किल था। दोनों साइड स्टेलमेट में थे, एक दूसरे को खत्म नहीं कर पा रहे थे। तभी संजीव के बगल के दो आदमी अचानक ढेर हो गए। दोनों के सिर में गोली लगी, इंस्टेंट डेथ। संजीव के पूरे शरीर में सहरन दौड़ गई। उसे इस तरह की मौत का तरीका अच्छे से पता था। ये स्नाइपर राइफल से मारे गए थे। संजीव ने सावधानी को ताक पर रखा, झुककर खड़ा हुआ और मूव करने की सोची। ये जगह अब सेफ नहीं थी। उन दो आदमियों की मौत ने संजय के बाकी सबॉर्डिनेट्स को भी शॉक कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आभा के पास स्नाइपर होगा। आपस में नजरें मिलाने के बाद उन्होंने नीचे से आ रही फायरिंग का रिस्क लेकर रिट्रीट करने का फैसला किया। वे यहाँ संजीव के साथ मरने नहीं आए थे। जब संजीव और विनय ने उन्हें नीचे जाते देखा, वो भी उनके पीछे हो लिए। वो रिट्रीट प्लान कर रहे हैं। पीछा करें? तरुण ने आभा से पूछा। पीछा करो। आभा का आज उन्हें जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। बाकियों ने नीचे स्नाइपर द्वारा मारे गए दो आदमियों को नोटिस नहीं किया था, लेकिन आभा और वेदांत ने देख लिया था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तेजी से नीचे की ओर मूव किया। उनकी मदद करने वाला स्नाइपर कोई और नहीं, आरुष हो सकता था। हालांकि ये उनका गेस था, लेकिन जब तक वो उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेते, कुछ कंफर्म नहीं था। इसलिए नीचे जाते वक्त उन्होंने बाकियों को खास तौर पर वार्न किया कि खिड़कियों से दूर रहें और खुद को एक्सपोज न करें। संजय के भेजे 8 आदमियों में से 2 अब मर चुके थे। बाकी 6 में से एक और मारा गया और एक घायल हो गया जैसे ही वो नीचे उतरे। विनय अब भागने का रास्ता सोच रहा था। आभा के पास आउटसाइड सपोर्ट था, तो उनकी मौजूदा ग्रुप शायद उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसे दूसरा रास्ता ढूंढना था। तो चौथी मंजिल पर पहुंचते ही विनय ने मौका देखकर अंदर घुस गया। प्लान था कि थोड़ा छुप जाए और जब रास्ता साफ हो तो भाग जाए। संजीव, जो सिर्फ संजय के आदमियों के पीछे पीछे भागने में फोकस था, उसे नहीं पता चला कि विनय पहले ही निकल चुका था। जब संजय के सारे आदमी घायल हो गए और साफ था कि वो बस खत्म होने की कगार पर थे, तभी उसे रियलाइज हुआ कि उनकी साइड में सिर्फ वो और स्क्वाड लीडर ही बचे थे, बिना चोट के। ये देखकर कि वो भी यहाँ मरने वाला है, स्क्वाड लीडर ने नीचे चिल्लाया, शूट मत करो, मैं सरेंडर करता हूँ। राकेश और उसके आदमी ग्राउंड फ्लोर पर गार्ड कर रहे थे। उनकी पहले से की गई प्रिपरेशन की वजह से उनका नुकसान कम था, सिर्फ 3 लोग मामूली घायल हुए थे। सरेंडर एक्सेप्ट करना उसके बस की बात नहीं थी। गुड फेथ दिखाने के लिए उस आदमी ने अपनी गन बाहर फेंक दी। राकेश ने उसे देखा और रेडियो में बोला, आभा, तुमने सुना ना? वो सरेंडर करना चाहते हैं। हम एक्सेप्ट करें? ग्राउंड फ्लोर स्ट्रैटेजिकली बेहतर पोजीशन थी अटैक या रिट्रीट के लिए, और इसलिए सेफर थी। आभा, वेदांत और उनका ग्रुप धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। वो आदमी अपने हाथ ऊपर उठाए खड़ा था, उसकी सिंसेरिटी साफ दिख रही थी। आभा ने अचानक अपनी गन उठाई और फायर किया। संजीव के हाथ से गन उड़ा दी। पिछली 2 बार तुम बच निकले, देखते हैं इस बार तुम्हारी किस्मत काम करती है या नहीं। अपने घायल हाथ को पकड़ते हुए संजीव ने आभा को देखा और कहा, आभा, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है।
क्या तुम सच में नवीन की मदद करके हमारा दुश्मन बनना चाहती हो? जो हम उसने कहा वो साफ तौर पर संजय की तरफ इशारा था। उसने खुद को स्मूथली संजय के आदमियों में शामिल कर लिया था। आभा ने उसे ठंडी नजरों से देखा। जिस पल तुमने त्रिशा को पनाह दी, तुम मेरे दुश्मन बन गए। ऐसा दुश्मन जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। मैं किसी त्रिशा को नहीं जानता। अगर तुम आज हम सबको मारने की हिम्मत करोगी तो यकीन मानो कल तुम्हारा कटारा कम्युनिटी और तुम्हारा मेरे जैसा ही हाल होगा। मैं धमकियों से डरने वाली नहीं। देखते हैं। आभा फायर करने ही वाली थी। रुको, हमारे संजय भाई का तुमसे दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर संजीव ने अपने बगल के आदमी को हैरानी से देखा। क्या ये लोग जबर नहीं थे? अब पीछे क्यों हट रहे थे? दुश्मन बनने का इरादा नहीं? फिर तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे? अब जब मौत सामने खड़ी है तो पीस की बात कर रहे हो। थोड़ा लेट नहीं हो गया? संजय भाई ने हमें यहाँ संजीव की मदद करने के लिए नहीं भेजा था। आभा ने तंज कसा। मेरे खिलाफ नहीं? तो फिर क्या कर रहे थे? मैंने अभी तुम्हें फायर करते देखा और लग नहीं रहा था कि तुमने कोई कसर छोड़ी थी। तुमने पहले शॉट फायर किया। हमें नहीं पता था कि ऊपर तुम हो। अगर हम सच में तुम्हारे दुश्मन बनना चाहते तो उस बार फिशपॉन्ड से तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देते। उस आदमी ने ये नहीं बताया कि वो यहाँ क्यों आए थे, लेकिन अपनी पोजीशन दोहराई। वो आभा के ग्रुप के साथ दुश्मनी नहीं चाहते थे। संजीव का दिल डूब गया। पहले जब उसे एंट्री नहीं मिली थी तो विनय अंदर गया था और संजय से बात करके इन 8 आदमियों को लेकर लौटा था। विनय ने ये नहीं बताया था कि ये 8 लोग क्यों साथ थे, तो उसने नेचुरली मान लिया था कि वो उसकी मदद के लिए हैं। जैसे पहले जब संजय ने नवीन के सबऑर्डिनेट्स में अपने आदमी रखे थे। ये प्रूफ था कि संजय उसे सपोर्ट करना चाहता था। लेकिन अब ये आदमी कह रहा था कि वो उसकी मदद के लिए नहीं आए थे। संजीव को लगा कि विनय ने उसे चूना लगाया, लेकिन अब विनय का कहीं अतापता नहीं था। नवीन ने आभा को कंफ्यूज होकर देखा। क्या वो फिश पॉन्ड पर मिले थे? क्या इसका मतलब था कि आभा को उसके फिश का सोर्स पहले से पता था? ये लॉजिकल था। उसके पास अमर था और भले ही आभा ने न पूछा हो, अमर ने अपनी जान बचाने के लिए उनके सारे हालात उसे बता दिए होंगे। आभा को जानते हुए अगर उसे फिश पॉन्ड मिल गया था तो वो खाली हाथ नहीं लौटती। फिर भी संजय ने उसे फिश ले जाते देखा और जाने दिया। क्या सच में संजय का आभा को टफ टाइम देने का कोई इरादा नहीं था और शायद वो उसके साथ कोऑपरेट भी करना चाहता था? ये बहुत पॉसिबल था। नवीन ने सोचा कि किसी ने शायद संजय को बता दिया होगा कि वो आभा के साथ बार बार कांटेक्ट में था, फिर भी संजय ने कुछ कहा या किया नहीं। चैप्टर 223। नवीन जितना सोचता उतना उसे एक ठंडा सच महसूस होता। वो हमेशा खुद को स्मार्ट समझता था, लेकिन अब अचानक उसे लगने लगा कि वो बस एक मोहरा है। संजय और आभा के हाई स्टेक्स गेम में वो सिर्फ एक प्यादा था। आभा को नवीन के ख्यालों से कोई मतलब नहीं था। उसकी गन अभी भी स्टेडी थी। तो तुम्हारा क्या प्लान है? मैं तुम्हारे कई आदमियों को मार चुकी हूं, तो अब गन नीचे रखने से भी कुछ नहीं बदलेगा। हालांकि आभा ने ऐसा कहा, उसकी नजर और एक्शंस में जरा भी नरमी या समझौते का साइन नहीं था। मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ तगड़े लोग हैं। उस आदमी ने आभा पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। लेकिन हम भी कम नहीं हैं। मेरा सजेशन है, सिचुएशन समझने से पहले मुसीबत मोल न लो। तुम्हारे पास कितने भी हथियार हों, क्या वो एक आर्मरी से ज्यादा होंगे? तुम्हारे लोग कितने भी पावरफुल हों, क्या वो रेगुलर आर्मी के अटैक को झेल सकते हैं? तो मुझे जाने दो। आभा हंसी। तुझे जाने दो ताकि तू वापस जाकर और लोगों को इकट्ठा करके बदला ले सके। उस आदमी की आंखों में सरप्राइज की चमक आई। उसका सरप्राइज अभी पूरी तरह गया भी नहीं था कि आभा ने उसकी कमर पर शॉट मार दिया, जिससे एक तेज क्लैंग की आवाज आई। वो जल्दी से कमर से कुछ निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वेदांत ने 2 रैपिड शॉट्स फायर किए, एक सीने में और दूसरा कलाई में। फिर एक धमाका हुआ। खूनमांस उड़ने लगा। संजीव ने कई मौतें देखी थी, लेकिन कभी किसी को अपनी आंखों के सामने टुकड़ों में उड़ते नहीं देखा था। वो उस आदमी के पास था और रिएक्ट नहीं कर पाया। धमाके में उसका एक साइड का स्किन और मांस उड़ गया। एक उड़ता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उसकी एक आंख में घुस गया, जिससे खून की धार बहने लगी। इस पल में संजीव आधा मुर्दा कीड़ा जैसा था, दर्द में तड़पता और छटपटाता। नवीन और तरुण भी इस सीन से चौंक गए, लेकिन जल्दी रिकवर हो गए। आभा, तुम्हें कैसे पता चला कि उसके कमर पर ग्रेनेड था? अगर आभा अलर्ट न होती और ग्रेनेड अचानक उनकी तरफ फेंका जाता तो मरे या घायल होने वाले वो लोग होते। देखकर आभा ने जवाब दिया। नवीन स्पीचलेस था। शायद उसके पास आग जैसी सुनहरी आंखें थीं। उसने मन में सोचा, अरे नीति कहाँ है?
तरुण को अभी रियलाइज हुआ कि नीति उनके साथ नहीं थी। ऊपर नीति ने विनय को उस कमरे में कॉर्नर कर लिया था। वो आज यहाँ विनय से हिसाब चुकाने आई थी, इसलिए उसने किसी और पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उसी पर फोकस किया। वैसे भी बाकी किसी को उसकी जरूरत थी ही नहीं। नीति, तुम यहाँ क्यों? क्या तुम आभा के साथ आई? तुम्हें हेल्दी और सेफ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। विनय एक्साइटेड लग रहा था। उसने नीति का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे डॉज कर दिया। नीति ने उसे ठंडी नजरों से देखा। खुशी? तुम्हें खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम फिर से बच गए, है ना? नीति, तुम क्या बोल रही हो? हमने साथ में इतना कुछ देखा है, तुम्हारे घर से लेकर मुंबई तक। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? वो भारी बर्फबारी अचानक आई और मैंने उन रईसों को शहर वापस भेजने के बाद खुद फंस गया। मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन ना जा सका, ना निकल सका। मैंने बस भगवान से तुम्हारी सेफ्टी की दुआ मांगी और प्रे किया कि हम फिर मिलें। नीति ने विनय को शांत नजरों से देखा। वो कैसे सोच सकती थी कि वो एक ईमानदार, मेहनती इंसान था। वो तो साफ साफ एक चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला दोमुहा आदमी था। नीति, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। हम साथ में ये जगह छोड़ देंगे। विनय ने हार नहीं मानी, अभी भी नीति को अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा था। नीति एक कदम पीछे हटी और अचानक अपनी गन उठाकर विनय की तरफ तान दी। विनय, तुम्हें खुद पर घिन नहीं आती? तुम्हें सुनकर मेरा पेट खराब हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या प्लान कर रहे हो? तुमने पहले भी मेरा यूज किया, पावर और स्टेटस के लिए सीढ़ी बनाया। अब फिर मेरा यूज करना चाहते हो, मुझे होस्टेज बनाकर यहाँ से भागने के लिए। नीति, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुमने नहीं सोचा? नीति ने ठंडी हंसी हंसी। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम्हें हमारे खानदानी फिशिंग मेथड कैसे पता? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। विनय ने अभी भी मना करने की कोशिश की। नवीन ने जो मछलियों का लोड आभा को दिया, उसमें सीफिश थी। बाकी लोग शायद न जाने, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि वो मछली भले ही फिश पॉन्ड में सरवाइव कर ले, इतनी बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन नदी में हो सकती है। शहर भारी बर्फ से सील था। बताओ, कौन हजारों मील दूर समंदर में मछली पकड़ने जाएगा? कोई नहीं, लेकिन अच्छी टेक्निक से तुम मीठी रिवर में बर्फ काट कर मछली पकड़ सकते हो। उस वक्त समंदर के किनारे तुमने मेरे डैड को चिकनी बातों में फंसाकर हमारे खानदानी फिशिंग मेथड सीख लिया। वो ज्यादा मुश्किल नहीं था। नीति ने अपनी बात साफ कर दी थी, लेकिन विनय बस चुपचाप उसे देखता रहा। नीति ने आगे कहा, तुमने मुझसे मदद मांगी उन रईसों पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। मैंने अपना काम छोड़कर बर्फ में जान जोखिम में डालकर एक पूरी बोट के लोगों की सेवा की, उनका खाना पानी देखा। लेकिन तुमने क्या किया? जब वो यॉट पर हमला हुआ, वो जॉम्बी प्लेग्राउंड बन गया। तुम बिना कुछ बोले भाग गए। बाद में तुम कई बार मीठी रिवर आए, लेकिन कभी नहीं चेक किया कि मैं जिंदा हूं या नहीं। अब मेरे सामने ये नाटक कर रहे हो, मुझे उल्टी चढ़ रही है। नीति, मुझे पता है तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या हम पहले यहाँ से निकल सकते हैं, प्लीज? बाहर गोलियों की आवाज रुक चुकी थी। अभी एक धमाका भी हुआ था। विनय बहुत घबराया हुआ था। वो बस जल्दी से इस जगह से भागना चाहता था, लेकिन नीति के पास गन थी, इसलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता था। वो बस सब मना करता रहा, नीति को मनाने की कोशिश करता रहा और भागने का मौका ढूंढता रहा। भागना चाहते हो? नीति ने तंज मारा। सपने में जब विनय ने देखा कि नीति उससे हिसाब चुकाने की ठान चुकी है, वो घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने कबूल करना शुरू किया। नीति, मैंने सचमुच तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने तुम्हें यॉट पर ढूंढा, कई बार ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। वेदांश ने मुझे बताया कि अंदर हर कोई जॉम्बी से कट चुका था और अगर तुरंत रिएक्शन न भी हुआ तो जल्दी जॉम्बी बन जाएंगे। उसने कहा कि उसके पास दवा है जो लोगों को जॉम्बी बनने से रोक सकती है, और अगर मैं उसे वापस ले जाऊं तो वो मुझे दवा देगा। मुझे लगा तुम जॉम्बी से कट चुकी हो और मैं पहले दवा ढूंढना चाहता था ताकि दवा से तुम्हें बचाने का चांस हो। वापसी में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं खुद जॉम्बी से कटते कटते बचा। फिर मैं नवीन से मिला, जिसने मेरी जान बचाई। और तुम जो ये कह रही हो कि मैंने एक सीफिश की वजह से मीठी रिवर में मछली पकड़ी और तुम्हें चेक नहीं किया, ये मेरे साथ नाइंसाफी है। मैंने तो वो फिशिंग स्किल्स तुम्हारे डैड से सीखी ही नहीं, और अगर सीखी भी होती
मेरी ये फिजिक के साथ मैं भला हिम्मत करता। नीति को अब उसकी कोई बात पर भरोसा नहीं था। तुम कितना भी चिकना बोल लो, मैं अब तुम पर यकीन नहीं करूंगी। विनय ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो बस मुझे गोली मार दो। तुम्हारे हाथों मरना जॉम्बी से कटने या आभा के टॉर्चर से मरने से बेहतर है। पहले नीति शायद पिघल जाती, लेकिन अब वो नहीं पिघलेगी। चैप्टर 224। जब कोई इंसान जिंदगी में बहुत दर्द झेलता है तो उसका दिल धीरे धीरे पत्थर बन जाता है, लेकिन ऐसे लोग उसमें नहीं आते जो प्यार में आंख बंद करके सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और नीति, वो तो बिल्कुल अलग थी। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो प्यार के नाम पर अपनी अक्ल खो बैठे। उसे अच्छे से पता था कि किसे थामे रखना है और कब किसी को जाने देना है। वो सीधी बात करने वाली लड़की थी। उसे कोई भी आम लड़का अपनी मीठी बातों में फंसा नहीं सकता था। उसने अपना हर फैसला दिमाग से लिया, न कि किसी धोखे वाले दिल से। नीति सचमुच विनय को गोली मारने वाली थी, लेकिन उसने ट्रिगर दबाने से पहले विनय अचानक उस पर झपट पड़ा। वो उसका गन छीनने की कोशिश कर रहा था। नीति अपने डैड के साथ मछली पकड़ते हुए बड़ी हुई थी, जिससे उसकी फिजिकल कंडीशनिंग कमाल की थी। यॉट पर सरवाइव करने के दौरान वो थोड़ा कमजोर हो गई थी, लेकिन जब से वो आभा के साथ कटारा कम्युनिटी में आई, वो रोज एक्सरसाइज करती थी। भले ही वो पहले जैसी टोन्ड आर्म्स और एब्स वाली कंडीशन में न हो, फिर भी वो बाकियों से ज्यादा स्ट्रांग थी। विनय तुरंत उससे गन नहीं छीन पाया। फिर उसने कहीं से टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा निकाला और नीति की गर्दन की तरफ भोंक दिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जो उस पछतावे वाले इंसान से बिल्कुल उलट थी जो अभी नीति के सामने घुटनों पर था। नीति ने गन छोड़ दी और विनय की कलाई पकड़ ली, उसे नीचे भोंकने से रोक लिया। मैंने तुम्हारे सामने घुटने टेके थे, जिंदगी की भीख मांगी थी। विनय की आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन जब तुमने एक भी मौका नहीं दिया तो अब मुझे तुम्हें खुद ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो उसे घिन से घूरता रहा और शीशे का टुकड़ा और भी कसकर पकड़ लिया। वो इतना जोर लगा रहा था कि उसकी माथे की नसें फूल गईं, जिससे वो डरावना और डिस्टॉर्टेड लग रहा था। नीति कितनी भी फिट क्यों न हो, आखिरकार वो एक औरत थी। औरतों और मर्दों में फिजिकल स्ट्रेंथ का फर्क तो होता ही है, और वो विनय के नीचे दबी थी, जिससे उसकी स्ट्रेंथ के बावजूद वो नुकसान में थी। वो नुकीला शीशे का टुकड़ा नीति की गर्दन से बस कुछ सेंटीमीटर दूर था। नीति ने सांस रोकी और ऊपर की तरफ धक्का दिया। उस पहले झपट्टे में नीति के हाथ से गन छूटकर साइड में गिर गई थी। विनय ने अचानक छोड़ा, खड़ा हुआ और नीति की गिरी हुई गन उठा ली। जब तक नीति जमीन से उठी, विनय ने गन उसके सिर पर तान दी थी। वो नीति को मॉकिंगली देखते हुए बोला, तुम में आभा जैसा दिमाग नहीं है, फिर भी तुम उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश करती हो। इससे तो तुम और जल्दी मरोगी। मुझे ब्लेम मत करो, ये तुमने खुद बुलाया। बिना कोई एक्स्ट्रा बात किए विनय ने ट्रिगर खींच लिया। क्या हो रहा है? कोई गोली नहीं चली। उसने 2 बार और ट्रिगर खींचा, लेकिन फिर भी कोई गोली नहीं। गन रियल थी, लेकिन उसका खाली होना भी रियल था। पहले की फायर फाइट में गन खाली हो चुकी थी और नीति को विनय को देखने से पहले रिलोड करने का टाइम नहीं मिला था, जिसके बाद वो चुपके से उसके पीछे चली गई थी। अनजाने में इस ओवरसाइट ने उसे विनय का असली रंग दिखा दिया। नीति भड़क उठी, उसने विनय के पेट में लात मारी, उसे गिरा दिया। तुरंत उसने वही टूटा शीशे का टुकड़ा उठाया जो विनय ने यूज किया था और उसके चेहरे पर वार कर दिया। सिचुएशन रिवर्स हो गई थी। नीति ने कोई बात वेस्ट नहीं की, उसके चेहरे और कलाइयों पर तब तक वार किए जब तक वो खून से लथपथ न हो गए। आखिर में उसने शीशे का टुकड़ा उसकी जांघ में घूम दिया। विनय ने सुअर जैसी चीख मारी। मर्द अपनी शक्ल की फिक्र करते हैं, और विनय का चेहरा ही नहीं, उसका हाथ भी इतना दर्द कर रहा था कि वो हिल नहीं पा रहा था, शायद हमेशा के लिए खराब हो गया था। ये मत सोच कि मुझे तुझे मारने में हिचक हो रही है, नीति ने खून से सना शीशा साइड में फेंकते हुए कहा। अगर ये न होता कि तू शायद आभा के लिए यूजफुल हो सकता है, तो मैं अभी तेरी छाती चीर देती और तेरा गला काट देती। जब तरुण ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, यही सीन देखा। नीति विनय के ऊपर बैठी थी, उसके हाथ खून से सने थे, चेहरे पर भी खून के छींटे थे, खासकर उसकी जॉलाइन पर। उसकी कोल्ड आंखों के साथ वो किसी जॉम्बी जैसी लग रही थी जो अभी अभी लाश चबाकर आई हो। तरुण डर गया। उसका पहला रिएक्शन था ये चेक करना कि नीति की आंखें नॉर्मल है या नहीं। डर के मारे पत्थर हो गए। चिल, मैं जॉम्बी नहीं हूँ, नीति ने कहा विनय के ऊपर से उठते हुए। फिर उसने अपनी खाली गन उठाई और कमर में खोंस ली। तरुण ने जमीन पर खून से लथपथ और बर्बाद हालत में पड़े विनय को देखा और चुपके से सोचा, इमोशनल डेथ सचमुच जानलेवा होते हैं। आभा कहाँ है? नीति ने पूछा। तरुण साइड हटा और आभा अंदर आई। आभा ने अंदर देखा और पूछा, वो जिंदा है अभी? नीति ने कहा, जिंदा है, मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ा है। आभा अंदर आई, विनय से कुछ दूरी पर खड़ी हुई, उसे देखा और नीति से बोली, इसकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है।
अगर तुम इसे खत्म नहीं कर सकती तो मैं नवीन को हैंडल करने दूंगी। विनय ने नवीन की दवा चुराई थी और उसके आदमियों को बगावत के लिए उकसाया था, जिससे नवीन की जान खतरे में पड़ गई थी। नवीन के हाथों पड़ना नीति के हाथों पड़ने से ज्यादा अच्छा नहीं था। विनय मरना नहीं चाहता था, भले ही वो अब लगभग लंगड़ा हो चुका था, लेकिन जब तक वो जिंदा था उम्मीद थी। आभा, आभा, तुम मुझे मार नहीं सकती, मेरे पास कहने को कुछ है। आभा ने कहा, तू जैसे इंसान की बात कौन मानेगा। नीति से लेकर संजय, नवीन और फिर संजीव तक तूने कभी किसी को सच नहीं बताया। तू बस अपने उस मुंह पर भरोसा करता है, एक के बाद एक इंसान का भरोसा जीतता है, फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तुझ जैसे इंसान को मरना चाहिए, अब कोई तेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं जो कह रहा हूँ सब सच है। मुझे संजय का सीक्रेट पता है। मुझे जाने दो और मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं तुझे जाने दूं ताकि तू संजय के पास वापस जाकर सच झूठ का खेल फिर खेले। क्या तुझे लगता है तू इस दुनिया का इकलौता स्मार्ट इंसान है? आभा ने उससे एक भी शब्द जाया नहीं किया, बस चुपचाप नीति की तरफ देखा। नीति ने कहा, मैं करूंगी। वैसे भी नवीन को रिजल्ट चाहिए। नीति ने कहा, अपनी पॉकेट से गोलियां निकाली और गन लोड की। संजय को विदेशी ताकतों की मदद मिल रही है। मिलिट्री के अंदर भी कोई उसका साथ दे रहा है। क्या तुम उसकी हालत समझने की कोशिश नहीं कर रही थी? मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ। तू नवीन का बस एक छोटा मोटा सबॉर्डिनेट है। अगर तू मुझे बता देता कि उस लोहे के दरवाजे के पीछे कितने लोग और हथियार हैं, तो शायद मैं तुझ पर थोड़ा यकीन करती। तू कह रहा है कि संजय विदेशी ताकतों के साथ मिला हुआ है, क्या तुझे लगता है मैं ये मान लूंगी? नवीन को जो नहीं पता वो मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है। मैं मुंबई के उन रईसों के सर्कल में बस टाइम पास नहीं कर रहा था। उनके सामने नवीन कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम एक औरत के बारे में पूछ सकती हो जिसका नाम है दिशा। दिशा का नाम सुनकर अनाया की आंखें सिकुड़ गईं। लगता था विनय को सचमुच कुछ इनसाइड इन्फो पता थी। उसने मन में सोचा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वेदांत का शायद रॉय फैमिली से रिलेशन है। रॉय फैमिली भी इन्वॉल्व है। विनय समझ गया था कि जितना ज्यादा वो बोलेगा उतनी जल्दी मरेगा। उसने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो चुनी, उसे आधा अधूरा बताया ताकि आभा उसकी जान बख्श दे। वेदांत और आभा एक कपल थे। भले ही आभा भी को फॉरेन फोर्सेस या मिलिट्री में गद्दारों की परवाह न हो, वो वेदांत और रॉय फैमिली के मसलों में इंटरेस्टेड जरूर होगी। इसे ले चलो, इसे हमारे साथ वापस ले चलो। ये सुनकर विनय ने राहत की सांस ली। जब तक वो अभी नहीं मरा, उसे बाद में आभा से डील करने का मौका मिलेगा। नीति ने विनय को एक नजर देखा, तुरंत उसकी सोच को भाप लिया। उसने विनय पर ठंडी हंसी हंसी बोली, अगर आभा तुझे मरने न दे तो मैं भी तुझे मरने नहीं दूंगी। तेरे अच्छे दिन अभी बाकी हैं। विनय बेशक नीति का मतलब समझ गया था, लेकिन उसने अपनी औकात को ओवररेट किया और एक औरत की नफरत को अंडररेट किया। चैप्टर 225। जब आभा ऊपर नीति को ढूंढने गई, वेदांत सामने वाले बिल्डिंग में चला गया। नवीन और राकेश पीछे रह गए सीन को हैंडल करने के लिए। वेदांत भाई काफी टाइम बाद मिले थे और आरुष अब काफी बड़ा हो चुका था। 17 साल का लड़का अब पूरी तरह से अडल्ट लग रहा था। वो अपनी उम्र से भी बड़ा दिख रहा था। क्योंकि उसकी ठुड्डी पर दाढ़ी उगाई थी और बाल लंबे हो गए थे, वो काफी थकात का और रफ लग रहा था। जब इंसान में वो विक्ट्री वाला वाइब आता है तो वो और मैच्योर लगता है। तुम्हारी मार्क्समैनशिप में काफी इम्प्रूवमेंट आया है। लगता है तुमने इस दौरान प्रैक्टिस में ढील नहीं दी। वेदांत भाई, आपको और आभा को जल्दी से कोई रास्ता ढूंढकर यहाँ से निकलना चाहिए। ढेर सारे लोग आप दोनों के पीछे पड़े हैं। आरुष, जो आभा और वेदांत की मेहरबानी का शुक्रगुजार था, ने खास तौर पर उन्हें वार्न किया। वेदांत ने पूछा, कौन हमारे पीछे पड़ा है? आरुष ने कहा, संजय। मैंने सुना है कि मिलिट्री में भी कुछ लोग आपके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वेदांत ने आरुष के हाथ में स्नाइपर राइफल देखी और बोला, जब तुम वापस जाओगे तो संजय को इस बारे में क्या जवाब दोगे? एक शानदार स्नाइपर को रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और आज यहाँ उसका होना साफ दिखाता था कि उसे ये साधन संजय ने दिए थे। अगर अपने ही लोग अपने लोगों को मार दें तो संजय उसे वापस जाने पर छोड़ेगा नहीं। आरुष ने होंठ सिकोड़े और बोला, मेरी फिक्र मत करो। बस कुछ लोग थे, उसे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आरुष, क्या तुमने कभी सोचा कि उसने तुझे खास तौर पर, वो भी चुपके से, यहाँ क्यों भेजा? बिल्कुल नीचे वही सीन आसान और असरदार हिंदी में 3rd पर्सन और डायलॉग के साथ लिखा गया है। आरुष ने कुछ नहीं छिपाया, वो चाहता था कि मैं आपको और आभा दीदी को गोली मार दूं। उसने सीधी बात कही, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं आप दोनों पर कभी बंदूक नहीं तानूंगा। वो थोड़ा रुका, फिर गंभीर लहजे में बोला, वेदांत भाई, संजय बहुत चालाक है। उसके पास लोग भी हैं, हथियार भी, और खाने पीने का पूरा इंतजाम भी। अगर सच में सामना हुआ तो कटारा कम्युनिटी के पास ज्यादा मौका नहीं बचेगा। वेदांत ने हाथ बढ़ाकर आरुष के कंधे पर थपथपाया और बोला,
हमारी सेफ्टी की चिंता मत करो। तुम अब अडल्ट हो और सही गलत का फर्क समझ सकते हो। संजय तुम्हें अपने पास सिर्फ इसलिए नहीं रखता क्योंकि तुम स्नाइपर राइफल चला सकते हो। उसके पास ऐसे लोग कम नहीं हैं। वो मुझे आभा को धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, आरुष ने धीरे से पूछा। वेदांत चुप रहा, जो उसकी बात का एक तरह से हामी भरना था। अगर वो गलत नहीं था तो संजय का आरुष को उसे और आभा को गोली मारने के लिए भेजना शायद एक टेस्ट था। उसने आभा के आसपास के हर इंसान की अच्छे से जांच की होगी। क्रिटिकल मोमेंट में आरुष संजय के लिए आभा से डील करने का एक मोहरा बन सकता था। आरुष की आईब्रो और सिकुड़ गई। उसने भागने के बारे में सोचा था, लेकिन उसकी बहन जिया अभी भी संजय के कब्जे में थी और संजय उसकी बहुत तारीफ करता था, तो वो अभी भाग नहीं सकता था। क्या तुम अपनी आभा से मिलना चाहते हो? वेदांत बोला। उसे यकीन था कि आरुष की समझदारी के साथ वो समझ जाएगा कि उसका मतलब क्या है। रही बात कि वो आगे क्या करेगा और क्या चॉइस लेगा, वो वेदांत उसके लिए डिसाइड नहीं कर सकता था। ये आरुष को खुद तय करना था। आरुष ने नजरें झुकाई और सिर हिलाकर बोला, नहीं, जरूरत नहीं। मुझे बस इतना जानना है कि आप दोनों सेफ हो। संजीव धमाके से डैमेज हुआ था। उसका आधा शरीर खून से लथपथ और बर्बाद हो चुका था। भले ही उसे अभी न मारे, वो इस बिल्डिंग में अकेले ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगा। आभा ने उस पर और हमला नहीं किया, लेकिन नवीन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने आभा से पूछा, संजीव का क्या करें? आभा ने उसे एक नजर देखा, तुम हैंडल करो। इसका मतलब था कि वो दखल नहीं देगी, चाहे उसे मारो या टॉर्चर करो। नवीन को राहत मिली। उसे डर था कि आभा संजीव को भी विनय की तरह वापस ले जाएगी। नवीन के ख्यालों को भापते हुए आभा ने कहा, मैं इतनी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ। विनय मेरे लिए अभी और यूजफुल है, इसलिए उसे अभी मरने नहीं दे सकती। कभी कभी जिंदा रहना मरने से बेहतर नहीं होता। नवीन ने अपनी नाक रगड़ते हुए हंसा, तरुण और मैंने बोट पर उन औरतों को सेटल कर दिया है। ओह, मोनिका को भी साथ लाए हैं। उसने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती है। अगर तुम्हें वो आंखों में चुभ रही है तो मैं उसे बाद में पानी में फेंक दूंगा, कम झंझट रहेगा। आभा ने पूछा, मोनिका को लाने का आइडिया किसका था? नवीन ने इस दौरान आभा का मिजाज कुछ हद तक समझ लिया था। मोनिका जैसे इंसान के लिए जो उसे मारना चाहती थी, लेकिन ना तो उसमें दम था और ना ही कोई लिवरेज, आभा कभी रहम नहीं दिखाएगी। उसने पहले उसे सीधे नहीं मारा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे छोड़ना चाहती थी। उसने तरुण के सामने घुटने टेककर भीख मांगी कि उसे तुमसे एक बार और मिलने दो। तुम उस वक्त आसपास नहीं थी, तो उसे टेम्परेरीली बोट पर लाया गया। तुम्हारे वर्ड का वेट कर रही हैं। आभा को पहले से पता था कि तरुण लॉयल है। अगर मोनिका को पहले त्रिशा ने उकसाया न होता और उसने ठीक से तरुण से भीख मांगी होती, तो शायद तरुण सचमुच नरम पड़ जाता और आभा से उसे अपने साथ रखने की बात करता। बदकिस्मती से मोनिका ने खुद ये सब बुलाया था। तरुण अब मोनिका के लिए आभा से रहम की भीख नहीं मांगेगा। उसे टेम्परेरीली बोट पर चढ़ने और आभा से मिलने का मौका देना उसका उसके प्रति आखिरी मेहरबानी थी। समझ गई। संजीव को हैंडल करने के बाद उन कुछ लाशों को जला देना। नवीन ने सिर हिलाया और बिल्डिंग में वापस चला गया। आभा बोट पर चढ़ गई। जैसे ही वो बोट पर कदम रखी, वेदांत छोटी बोट स्टीयर करते हुए वापस आ गया। आभा को उसे अकेले वापस आते देखकर कोई सरप्राइज नहीं हुआ। वो चला गया? वेदांत ने सिर हिलाया, हाँ, चला गया। अब और बातों की जरूरत नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कंधे से कंधा मिलाकर बोट पर चले गए। मोनिका का एक हाथ टूटा हुआ था और आभा ने उसे उल्टा लटकाकर बार बार पानी में डुबोया था, जिससे उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी मर सकती है। पैरों की आहट सुनकर मोनिका ने आंखें खोली और आभा और वेदांत को देखा। ये दोनों सचमुच परफेक्ट मैच थे। वो आभा से जलती थी, जिसके पास अपनी खुद की काबिलियत थी और ऐसा शानदार मर्द उसकी हेल्प कर रहा था। लोग सचमुच अलग अलग किस्मत लेकर पैदा होते हैं। कितना अफसोस कि वो त्रिशा के बहकावे में आ गई थी और घमंडी हो गई थी, खुद को साफ नहीं देख पाई थी। उसे लगा था कि वो आभा से मुकाबला कर सकती है और अपने परिवार का बदला ले सकती है। उसका आभा से कोई पर्सनल बैर नहीं था। उसे ये भी पता था कि उसके पिता और गांव वालों को, जिन्हें आभा ने मारा था, उन्होंने खुद ये सब बुलाया था। आभा को इतनी शानदार गाड़ी चलाते देखकर उसमें जलन पैदा हो गई थी और गलत ख्याल आए थे, यहाँ तक कि वो तरुण को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वो बेरहम थे और मार डाले जाने के लायक थे। तरुण को वो चुपके से हमेशा पसंद करती थी, लेकिन ये भी जानती थी कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन त्रिशा ने सब कुछ आभा पर थोप दिया था, जिससे वो धीरे धीरे खुद को खो बैठी थी। जब तक उसे होश आया, तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुका था। वो जानती थी कि आभा उसे नहीं छोड़ेगी। तुम मुझसे मिलना चाहती थी? आभा को मोनिका के लिए पहले कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जब से उसने त्रिशा के साथ साजिश रची और यहाँ तक कि उसे मारने की कोशिश की, वो उसे नहीं बख्शेगी। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। पिछली बार मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम अभी भी सही गलत का फर्क समझ सकती थी।
इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। त्रिशा और मैं जानी दुश्मन हैं। अगर तुम उसकी हेल्प करके मेरे खिलाफ जाती हो तो तुम मेरी दुश्मन हो। तुम्हें इतने दिन जिंदा रहने देना पहले से ही मेरी मेहरबानी थी। मुझे पता है। मोनिका ने कमजोर स्माइल दी। थैंक यू कि तुमने मुझे इंसानों की बदमाशी और मेरी बेवकूफी दिखाई। तुम सचमुच बहुत पावरफुल हो, किसी भी मर्द से ज्यादा पावरफुल जितने मैंने देखे। मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ और जलती भी हूँ। मैं बस एक फेवर चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों औरतें हैं